और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप और मैं इस तरीके के साथ में रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। और देहरादून को लेकर आपकी और हमारी ये चर्चा रहेगी। देहरादून कैसा हो, देहरादून में क्या बदलाव आए हैं, देहरादून शहर को लेकर आपका क्या सपना है, आपकी क्या सोच है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए इस फेसबुक लाइव संवाद में, और जिसे हम बाद में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब वगैरह में भी इसको पुट अप करेंगे। मेरे साथ में एक बड़े खास मेहमान हैं और हमारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं। आपका नाम आशीष गर्ग। तो आशीष गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। एंड बिफोर वी गो एनी फर्दर, धन्यवाद। एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आशीष जी देहरादून शहर के सहस्त्रधारा रोड के केवल विहार इलाके में अपने परिवार के साथ में रहते हैं, और तमाम सामाजिक मुद्दों पर आपकी सक्रियता रहती है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपके जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं, अगर हम उस पर बात करें तो जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, प्लास्टिक वेस्ट को लेकर, विशेष तौर पर ग्रीन कॉजेज। तो जब भी देहरादून की बात होती है, उत्तराखंड राज्य की बात होती है, हमेशा हरियाली का जिक्र होता है। तो किस तरीके के साथ में हरियाली को बढ़ावा दिया जा सके और उसी के साथ में उसका संरक्षण कैसे किया जा सके, इसे आप बखूबी काम कर रहे हैं। एक और जो आपकी बहुत बड़ी खूबी, जिसे मुझे लगता है कि आपकी एक खूबी है कि आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोशल वर्कर हैं, यानी कि आप समाधान तलाशने की आपकी कोशिश रहती है। तो आशीष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनूप भाई, इतनी ज्यादा तारीफ करने के अरे लिए। नहीं यार, तारीफ नहीं है, तो और फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। और हमारा तो देखिए बड़ा, इवन दो ऑफ कोर्स और लाइव। खासकर आप जैसी शख्सियत से जिसके हम खुद बड़े फैन रहे हैं और हैं, तो आप, धन्यवाद आपका। चलिए थैंक्स। और और हमारा बड़ा, देखिए, बड़ा इनफॉर्मल टाइप का, इट्स अ बहुत कैंडिड कॉन्वर्जेशन है। कोई ऐसा नहीं है भाई ठीक है हम बातचीत कर रहे हैं, आज शनिवार का दिन है, घर पे नहीं बैठे हुए, एक दूसरे के साथ में जो है कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं। तो मेरा आशीष भाई, बड़ा सरल पहला सवाल ये है कि क्योंकि आप की जिंदगी में देहरादून का बहुत बड़ा महत्व है, मुझे मालूम है कि सोते जागते आप देहरादून को लेके बहुत कुछ सोचते रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप देहरादून के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आते हैं? ख्याल वर्ड आपने अनूप भाई यूज किया, हाँ। तो वो एक बहुत फेमस गाना याद आ जाता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इस दून को बनाया गया है मेरे लिए या हमारे लिए, ऐसा मतलब मैं सोचता हूँ। और दून जो रहा ना, देखिए हम लोग हैं 70-80 के दशक में जब हमने होश संभाला हम्म, और हमने ये पाया देहरादून बड़ी, जो छोटी बड़ी शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ, हरियाली से भरा हुआ एक बड़ा सुखद वातावरण, और जिसमें नदियां, नालों और नहरों के बीच से हम चलते थे, या जैसे कहते हैं माजरा के चावल, लीची और आम के बाग की सुगंध, जो अनोखी सुगंध थी उसके बीच, या सहजदारा और गुच्चू पानी में डुबकी लगाने वाली बात है उसकी, वो थी। या परेड ग्राउंड और जमुना स्कीम एक जगह हुआ करती थी यहाँ पर, जहाँ हम कॉर्क की बॉल से क्रिकेट खेलते थे, या डीएवी डीबीएस में पढ़ते हुए कुछ कुछ क्लास अटेंड करते थे, कुछ बंक करते थे, और महंगे राम के समोसे और पकोड़े खाते थे। तो और संगीत और रंगमंच की भी दुनिया रहा है ये, एक बहुत बड़ी यहाँ पर विरासत रही है हमारे इसकी। और इनके बीच में ही जैसे कहते हैं कि फिर कुछ डीएवी में पढ़े हैं तो इंटर कॉलेज में, तो वो भरतू और बारू गैंग इनकी किस्से सुनते हुए, कभी कभी पिक्चर देख, जो थिएटर बहुत कम होते थे तो कभी कभी बहुत मुश्किल से मिलता था जेब खर्च, तो उससे पिक्चरें देखते हो। तो ये बड़ा एक हमारा एक हसीन सफर रहा आज तक का। तो ये तो मेरा ख्याल है, मतलब जो मैं देहरादून को ऑब्वियसली, जब आपने ख्याल कहा तो पास्ट का जो सोचते हैं तो देहरादून यही आता है। लेकिन यदि आज के परिप्रेक्ष्य में भी कहें तो देखिए देहरादून एक बहुत वाइब्रेंट सिटी है, और यहाँ की पब्लिक जो है काफी नॉलेजेबल है, लर्नेड है, बड़े एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ जैसे थोड़ी कुछ बाहर की भी पब्लिक भी आई है काफी यहाँ पर, हमारे जो लोग आके बसे हैं वो भी बड़े इंटेलिजेंट और अच्छे लोग भी आए हैं उसमें। लेकिन साथ ही साथ इसके जैसे कहते हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ी है देहरादून की, मेरे ख्याल से कभी लाख से कम हुआ करती थी जो हम बात कर रहे हैं, और आज हम शायद कोई गिनती तो नहीं हुई लेकिन हम
10 लाख 11 लाख यदि पूरे बृहद देहरादून को ले लिया जाए उसमें पहुंच गए हैं, तो उससे जुड़े कई हमारे समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा देहरादून एक अभी भी बहुत बड़ा वाइब्रेंट सिटी है और बड़ा हेल्पिंग, जिसमें लोग हमारे रहते हैं यहाँ पे बड़े। अभी आप कोविड पीरियड में आपने देखा हमने कितना मिल के आपस में एक प्रयास किया, और काफी कोई मुद्दे यदि छोटे मोटे उठते हैं तो उस पर काफी अच्छा डायलॉग भी होता है, इतना भी मैं मानता हूँ। तो मेरे ख्याल से देहरादून, और देहरादून का देखिए, देहरादून का बिलोंग करना एक अपने आप में दूसरे शहरों के लिए ईर्ष्या की बात होती है। चाहे आप एनडीए के देख लीजिए, मर्चेंट नेवी, आईएमए का देख लीजिए, तो ये इस तरीके का एक है कि आप देहरादून से हो, तो आप चाहे अभी आज मुंबई भी चले जाएं, यदि कोई आप वहाँ पूछता है, देहरादून के लोगों वहाँ पे इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। अब जब आपसे पूछता है कोई देहरादून के हो, तो एक आपका सीना चौड़ा होता है उसमें, कोई शक नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और आपने तो देहरादून शहर का आपने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव शेयर किया, और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि देहरादून एक बड़ा ही निहायत ही खूबसूरत शहर है, और यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे, इस शहर के बेहतरीन लोग, और लॉ अबाइडिंग बाय एंड लार्ज। उत्तराखंड वैसे भी एक पीसफुल स्टेट है और पढ़े लिखे लोगों का शहर है। आशीष जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आप एक सोशल वर्कर हैं, तो निश्चित तौर पर आपका कई लोगों के साथ में उठना बैठना रहता है, आपका संवाद होता है। मुझे मालूम है कि आप सोशल मीडिया पर बड़े सक्रिय हैं, तो हम भी आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, आप कई जगह जाते हैं। तो ये तो जो पहली बात कही वो आपने अपनी बात कही, लेकिन आप जब बाकी लोगों को सुनते हैं और बाकी लोगों की बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? तो पहली बात हमारी ख़्याल को लेकर के थी। हमारी जो दूसरी बात है वो महसूस करने वाली बात है कि जो देहरादून शहर का जो एक आम नागरिक है, आम बाशिंदा, चाहे वो पुरुष है या महिला, युवा या बुजुर्ग, कोई भी, वो जब देहरादून शहर को लेके बात करते हैं, और हम वर्तमान के बारे में बात करेंगे, तो आज के देहरादून के परिप्रेक्ष्य में आपको लोगों से क्या सुनने को मिलता है? ये देखिए बहुत ही मतलब वैलिड क्वेश्चन है आपका अनूप भाई। और हम, जैसा आपने बताया, कुछ सक्रिय हैं, कुछ अवेयरनेस के उस सिलसिले में हम निकलते हैं बाहर। तो देखिए देहरादून का एक तो है, देहरादून में जो लोग देहरादून से ओवरऑल खुश हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसमें मतलब जैसा मैंने पहले ही बताया, बड़ा वाइब्रेंट सिटी है। और जैसे मैं कह सकता हूँ कि क्राइम रेट यहाँ पर बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज, और एक पीसफुल सिटी है। तो जनरल ओपिनियन लोगों की है, एक आम राय की अच्छा मौसम भी है। जबकि आज अभी हम इससे बात करेंगे जो कुछ बिगड़ती हुई चीजें हैं, लेकिन साथ ही साथ इसी के साथ जो थोड़ा सा कंसर्न, यदि आपने जैसे वृद्धों की बात की, सुपर सिटीजन की, उनको देखिए हेल्थ को लेके थोड़ा सा अपनी, बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स आ गए हैं, उसके बावजूद एक कॉन्फिडेंस लेवल अभी तक बिल्टअप नहीं हो पाया हेल्थ के लिए। यदि आज भी यदि हम कहें कि किसी को कोई सडनली कोई प्रॉब्लम होती है, तो टू गेट एक्सेस एंड द बेस्ट, जो आप उसको ट्रीटमेंट मिले, बड़े अच्छे हॉस्पिटल होते हुए भी, मैं सबके नाम नहीं गिना सकता, लेकिन वो अभी एक उनको खतरा महसूस होता है, जो हमें लगता है कि वो शायद उनको बहुत कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। युवाओं की बात कहें तो युवा थोड़े से, आई मीन उनका भी एक एजुकेशन या उनका जो गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को लेके बड़ा रोष है। मैं ये नहीं कह रहा कि एम्प्लॉयमेंट की बात अभी चर्चा नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट की कमी हो रही है गवर्नमेंट उसमें। उनके जनरली मैंने कभी कभी सर्वे किए हैं, तो मुझे पता लगता है सबसे टॉप पे जैसे एम्प्लॉयमेंट का नाम आ जाता है, उनको अपने कैरियर की बड़ी चिंता रहती है आगे क्या है। और महिलाओं की यदि हम बात करें, तो जैसे उनको ये लगता है कि देहरादून में कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, रात में निकलने में वो अभी भी डरती नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए एक टाइम के बाद एक विक्रम या हमारे जो इस तरीके के साधन है, हमारे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी गायब है, केवल बसेस और आई थिंक विक्रम एक है, जो शायद उसमें महिलाएं एक अंधेरा होने के बाद ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। तो ये उनकी चिंता का विषय है, सबसे टॉप प्रायोरिटी में वो रखते हैं। और ये जो एक हमारे शहर में जो गंदगी बढ़ती जा रही है, या जो हमारे प्राकृतिक जितने भी संसाधन है, या रिवर्स से लेके माउंटेन से लेके, या जो भी चीजें हैं जहाँ भी लोग जाते हैं, उससे जनरली लोग परेशान हैं जनरली। और दूसरा जो एक और बड़ा जो आ रहा है, स्पोर्ट्स का, जो खेलों का बड़ा अभाव है, जैसे बड़े रेयर हैं। मतलब मेरी
मेरी बच्ची खुद खेलती है और उसके साथ के बच्चे हैं, तो हमें पता है कि हमें उन्हें उनको ट्रेनिंग देने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। अच्छा है। तो ये जो प्लेग्राउंड्स नहीं है, जैसे यदि कॉलोनीज जो डेवलप्ड ऐसी नहीं है कि एक प्लेग्राउंड जैसे होता है हर कई सिटीज में, जो प्लान्ड सिटीज है उसमें हर छोटे से RW में कुछ खेलने का एरिया होता है, तो नहीं है यहाँ पर, है ना, ये फैक्ट है। इन चीज़ों तो पर इस तरीके की चीजें हैं। काम करने की आवश्यकता है आशीष जी, जी। आपने सही कहा और आपने एक अच्छा एक जो ओवरव्यू शेयर किया हमारे साथ में अलग-अलग एज सेगमेंट्स का। देखिए एक बड़ा लूज़ वर्ड है जो भी लोग जिस किस्म के आपकी गतिविधियाँ रहती हैं तो भई आपको पर्यावरणविद कहा जाता है। लेकिन एक काउंटर व्यू भी है और मुझे लगता है कि आज के संवाद में वो काउंटर व्यू भी आना चाहिए और काउंटर व्यू ये है देखिए जब आपने भी अपने देहरादून की बात शुरू करी तो आप भी सीधा जो है माजरा के बासमती पर और लीची के बागों पर और नहरों पर पहुंच गए थे। तो जी जी, एक काउंटर व्यू की बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ सारी बातें आनी चाहिए। तो बिल्कुल काउंटर बिल्कुल। व्यू ये है कि भई आप जो है इतिहास को देहरादून के इतिहास को इतना रोमांटिसाइज़ क्यों करते हैं? जो आपके जो एक ए एक एक ये भी एक पहलू है कि भई एक तरफ तो कि बात वही आती है घूम फिर कर के भई विकास और पर्यावरण के संतुलन की जब बात करते हैं, तो इतना ज़्यादा पीछे जाने की क्या ज़रूरत है? आप अगर खुद हैदराबाद या बैंगलोर जाएँगे तो आप कहेंगे भई शानदार एयरपोर्ट है, तो वहाँ का तो एयरपोर्ट आपको शानदार लगता है, आप कहते हैं कि देश प्रगति कर रहा है। लेकिन देहरादून शहर के एयरपोर्ट को लेकर जब अगर उसको बढ़ाने की बात होती है, तो आप या आपके जैसे लोग जो हैं वो उनका एक दूसरा पहलू तो इस पूरे मुद्दे को मसले को आप कैसे देखते हैं? अ, अ, सबसे पहले मैं अनूप जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक रोमांटिसाइज वर्ड जो आपने यूज किया, तो वो तो देखिए, अब आपको यदि रोमांस हो जाता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, बहन की बात तो है। तो लेकिन है तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे की दिशा में नहीं देख रहे। मतलब यदि कोई मुझे कहे कि नहीं नहीं आप तो पास्ट में जीते हैं, तो आई थिंक आई एम रॉन्ग। लेकिन हम जैसे आई एम बेसिकली सिविल इंजीनियर, पहली बात शायद कम लोगों को पता होगा, और हमने भी सिविल इंजीनियर होते हुए कुछ कंस्ट्रक्शन की है यहाँ कहाँ, है ना, और कई बड़े डिफिकल्ट हालात में भी की है। हुँ, तो अब जैसे आपने एक और लाइन यूज की कि हमें पर्यावरण और विकास के बीच में एक बैलेंस बना के चलना है, लेकिन बड़ी जनरल टर्म है ये। हुँ, अब कहना तो आसान है कि विकास कैसे बैलेंस बनाए। हुँ, तो देखिए अब ये जो इसको अभी आपके शायद जो थोड़ा सा और डिस्कशन आगे बढ़ेगा, इसमें और विस्तार से बात कर लेंगे। हुँ, हुँ, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, यदि हम केवल पास्ट में ही जीते हैं या कोई अच्छा डेवलपमेंट किसी हमारे जो कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी या टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए हो रहा है, तो हुँ, उसमें बेवजह अड़ंगा डालना या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना भी हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि मिनिमम मिनिमम तरीके से किसी हुँ, चीज को डैमेज करते हुए या उसका नुकसान पहुंचाते हुए, या हमारे पास हम ये तो देखें कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं या नहीं है। हुँ, यदि हम इस पे एक बार विचार कर लें, गहन विचार कर लें, और केवल विचार हम एक अपने क्लोज कोटेरी में या कहते हैं ना उसे बंद कमरे में ना करके, हुँ, एक उसको थोड़ा सा किसी जैसे अपनी सिटीजन पार्टिसिपेशन करते हुए या कुछ और उसमें व्यूज लेते हुए करे, तो मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं है। नहीं, आपने मेरा बिल्कुल ये मानना है। मैं आपकी बात से स्वयं सहमत हूँ कि देखिए एक तो है कि विकास की अंधी दौड़ जहाँ पर हम बाकी सभी चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि भई ठीक है ये तो आगे तो बढ़ना इंसान की और मानवता की फ़ितरत है, आगे बढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो देहरादून की जो ख़ासियत है, देहरादून की जो यूएसपी है उसका हम किस हद तक संरक्षण कर पाते हैं। आपने एक और बड़ी अच्छी बात करी और उस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। जो आपने सिटीज़न पार्टिसिपेशन की या जन सहभागिता की बात करी, उसको हम अपने पूरे पॉलिसी फ्रेमवर्क में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, इस पे भी सोचने की ज़रूरत है। खैर आगे बढ़ते हैं आशीष जी और हमने देहरादून के बारे में हम बात कर रहे हैं पिछले 10-15 मिनट से। आपके पर्सनल व्यू में या जो आपने स्वयं नोटिस किया हो, अगर मैं पिछले 5 या 10 साल की बात करूँ, ज़्यादा दूर ना जाएँ, पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में आपने देहरादून शहर में 2 या 3 बड़े बदलाव अ, आपने क्या-क्या देखे हैं, क्या नोटिस किए हैं? हाँ, देखिए, ये तो आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे, एक सबसे बड़ा जो चेंज आया है कि देहरादून की सिटी की बात करें तो एक ट्रिमेंडस पॉपुलेशन बस्ट हुआ है यहाँ पर। हुँ, 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 हुँ।
और उससे जुड़ी जुड़ी जो हमारे कॉन्क्रीटाइजेशन या एक्सेस व्हीकल्स का एक लोड बढ़ गया है इस पर यहाँ पर। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी लैंड्स थी उसकी कहीं ना कहीं वो कुछ उसमें हमारा बहुत ध्यान नहीं गया, तो कोई बड़े बड़े आई मीन रियल एस्टेट कह लीजिए, उन पे उन लोगों का थोड़ा सा मतलब ऐसा वितरण हो गया है कि अब पूरा कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ जो हमारा कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक अनियंत्रित तरीके से बढ़ गया है। तो एक तो ये बहुत बड़ा चेंज जो मुझे लगता है मेरी पर्सनली लेवल पे, कि जो 10 साल के अंदर आप यदि देखेंगे मैप्स, हमने देखे भी हैं 2010 का जो आप बात करें और 22 में देखेंगे, एक ट्रिमेंडस आपको एक पूरा लैंडस्केप दिखाई दे जाएगा किस तरीके का चेंज हुआ है। इसी के साथ साथ क्योंकि ये हुआ है तो हमारी जो ग्रीनरी है वो अप्रत्याशित रूप से घटी है। और जो ग्रीनरी यहाँ का एक जैसा आपने कहा एक वैल्यूएबल एसेट होता था या हमारी आइडेंटिटी उससे थी कई जगह, तो वो एक बहुत तेजी से घटी है। मतलब ऑब्वियसली जब ये कॉन्क्रीटाइजेशन होगा तो वो उसको दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आने, यदि आप वो बढ़ाएंगे तो ये कम होगा और आप कम रखेंगे तो वो बढ़ेगा, ये तो है। और दूसरा ये है कि पीपल हैव मोर डिस्कनेक्टेड फिजिकली। जो देहरादून में पहले था कि यदि मैं एक जगह रहता हूँ तो दूसरी जगह का हमें कहते हैं ना बाशिंदे वर्ड आपने यूज किया, वो सब जानते थे हमको। हमें ये याद है कि बचपन में यदि हम कभी गलती से स्कूल से आते हुए यदि कहीं किसी छोटे से रेस्टोरेंट में चुपके से एक चाय समोसा खा लेते थे तो हमारे घर पे बात पहुंच जाती थी। खैर अब फिर वो मैं पास में जाना नहीं चाहता, लेकिन अभी हम थोड़े से डिस्कनेक्टेड है, बट मे बी सोशल मीडिया आ गया है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो ये 2 या 3 चेंजेस तो देखिए बहुत बड़े हुए हैं। और अब इनको किस तरीके से मैनेज करना है पूरे हमारे सिटी मैनेजमेंट का कह लीजिए, या हमें जो टाउन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे एक बहुत बड़ा मतलब सवाल उठ रहा है या सोच उठ रही है जिसको प्रॉपरली डील करने की जरूरत है। आशीष जी, जो आपने बात करी पहली बात, और मैं एक्चुअली आप ही की बात को जोड़ना चाहूँगा, आपसे भी शेयर करना चाहूँगा, जो हमारे साथी दोस्त लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम सबको पता है अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में विधानसभा का 5वां चुनाव हुआ था और देश के 5 राज्यों में एक साथ चुनाव हुए थे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर। तो आशीष भाई, ये आपने शायद पढ़ा भी होगा क्योंकि उसको लेके हमने काफ़ी उसको हम पब्लिक डोमेन में लाए थे। तो हमने इन 5 राज्यों के वोटर्स इंक्रीज का एक एनालिटिकल इवैल्यूएशन किया था। याद है मुझे। और सबसे ज्यादा वोटर 10 साल में इन 5 राज्यों में जिसका मैंने जिक्र किया, सबसे ज्यादा वोटर उत्तराखंड राज्य में 30% वोटर बढ़ा था 10 साल में। तो वोटर बढ़ने का मतलब जनसंख्या जिसका आपने जिक्र किया, तो ये 30% वोटर तो उत्तराखंड में 10 वर्ष में बढ़ा, 2012 के चुनाव से लेकर 2022 के। लेकिन जब हम उस 30% के अंदर जाते हैं, जैसा हम सबको पता है उत्तराखंड में 13 जिले आते हैं, तो जो हमारे मैदानी जिले हैं, उदाहरण के तौर पर उधम सिंह नगर, विशेष तौर पर देहरादून, यहाँ पर 40% से ज़्यादा वोटर इंक्रीज हुआ था। एक आखिरी उदाहरण आशीष भाई आपके साथ में और बाकी सबके साथ में शेयर करना चाहूँगा जो प्रोग्राम को देख रहे हैं। देहरादून शहर की धर्मपुर विधानसभा में 72% वोटर 10 साल में बढ़ा था। तो ये अब आप बताइए ना भाई, अगर 72% वोटर, और धर्मपुर का मतलब क्या है, वो शहरी का तो एक हिस्सा है। तो जब इतने ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, तो जिन चीजों का आपने जिक्र किया, पॉपुलेशन का आपने जिक्र किया, कॉन्क्रीटाइजेशन का आपने जिक्र किया, जो भूमि है, भूमि के ऊपर दबाव का आपने जिक्र किया। इस समय उत्तराखंड की एक बड़ी ज्वलन समस्या उत्तराखंड में भू कानून को लेकर के है, जो आपने रियल एस्टेट का जिक्र किया, और आपने एक अपनी एक बड़ी चिंता जो आपने हरियाली को लेकर, ग्रीनरी को लेकर आपने व्यक्त की। तो उसी हरियाली के ऊपर आशीष जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि हम फॉलो कर रहे हैं आपको, और बहुत से लोग, और आपने मुझे इनफैक्ट बताया भी था थोड़े दिन पहले जब हमारी मुलाकात हुई, तो आपने मुझसे साझा किया था कि सहस्त्रधारा, अब हम बात करेंगे सहस्त्रधारा के चौड़ीकरण की, उस सड़क के चौड़ीकरण की। आपने मुझे जिक्र किया था कि पिछले 4 वर्ष से, यानी 2018 से आप उस पूरे मसले को एक तरीके से फॉलो भी कर रहे हैं, उसको ट्रैक भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं, उसको लेकर के सरकार की एजेंसीज के साथ में संवाद भी कर रहे हैं। तो आपका लगभग 4 साल से आप उसको देख रहे हैं, और पिछले कुछ चंद महीनों में आप नैनीताल हाई कोर्ट यानी माननीय उच्च न्यायालय में भी
जो है आप अपनी दरखास्त लेकर के आप वहाँ पहुँचे हैं। और व्यक्तिगत तौर पर ये मेरा मानना है, मैं इस बात को बोलना चाहूँगा कि जो मैं फ़ील करता हूँ, जो मैंने शुरू में सॉल्यूशन ओरिएंटेड बोला आपके लिए, कि आपकी जो पिटिशन है, आप सिर्फ़ विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आप साथ में एक समाधान भी दे रहे हैं, आप विकल्प भी सजेस्ट कर रहे हैं, आप एक अल्टरनेटिव दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप ये साझा करें कि ये पूरे सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण का मसला क्या है। ये जितना आप बता सकें, क्योंकि सब जुडिस केस है, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन जितना आप हमारे साथ शेयर कर सके उतना बेहतर रहेगा। देखिए अनूप भाई, ये जो आपने बोला कि ये आप विरोध करने के लिए, जो विरोध नहीं है, ये समाधान खोजने के लिए हमने बात की थी, कि आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको भी, आप मेरे को 2 मिनट जो देंगे उसमें मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये बात है 2018 की, जब हमारे यहाँ पर एक एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुआ था सरकार की तरफ से, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने, मैं सबको नहीं कहूंगा, कुछ एनक्रोचमेंट था, आपको जानते हैं। तो एक बहुत अच्छा, मैं तो मानता हूँ उसको, कि जितना भी लोगों की कभी दीवारें आ गई थी, घर आ गए थी या दुकानें थी, तो सरकार ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कदम लेके उसको, जहां तक सरकार की जमीन होती है उनको पीछे हटाया, मतलब किया। तो उस समय ये एक सवाल दिमाग में गूंजा था कि भाई अब मान लीजिए ये इनका एनक्रोचमेंट ड्राइव फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। तो जैसी जनरल जानकारी होती है, हमारे भी कई दोस्त लोग हैं इधर उधर रहते हैं, उनसे, इंजीनियर्स हैं, सब हैं, उनसे बात होती है। तो तब ये बात आई कि इसको एक कुछ 4 लेन हाईवे बनाने की बात होगी। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लगा था कि ये यहाँ से हाईवे शहर के बीचों बीच से जाना, क्योंकि सहजधारा रोड तब काफी डेवलप हो चुका था, और अभी भी उसके बाद 2018 से 2022 में तो और कई मल्टीपल टाइम्स मतलब डेवलप हो गया है। तो मुझे ये लगा कि एक कुछ हमें इस पे सॉल्यूशन देना चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ट्रैफिक बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो हमारे रोड भी चौड़े होंगे। लेकिन एक साथ ही साथ ये जो यहाँ की एक ग्रीनरी है, ये इसकी मिसाल मेरे ख्याल से ना केवल पूरे भारत में, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में दी जाती है। या जो हमारे जितने भी बच्चे या बड़े जो भी साथी हैं, वो जो सेटल हो चुके हैं, आज भी कभी बातें होती है तो एक सहस्त्रधारा की ग्रीनरी को लेकर जो कैनोपीज बनी है, उनको लेके उनको बड़ा लगाव है वहां से। तो एक ये एस्पेक्ट भी है। तो अब इसके बीच में कोई सॉल्यूशन निकालने की जैसे बात हो, तो मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पर एक प्रपोजल, और ये देखिए कितना अच्छा है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको, कि मैंने ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्टली कहीं दे दिया। मैं जो सीएम पोर्टल, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वो, मैं आज भी उसको मानता हूँ कि उस पर आप कोई रजिस्टर करें तो देर सवेर आपको जवाब आता है। अच्छा बुरा उसे वो ना करते हैं, हाँ करते हैं। और उस पर जो किस ट्रैकिंग पूरी होती है आपकी, आपको पता चलता है आपका कहाँ कहाँ जा रहा है, और उस पर जो भी छोटी मोटी कॉरेस्पॉन्डेंस भी आपके साथ शेयर हो जाती है। बहुत अच्छी चीज है वो। उसी के थ्रू हमने एक, जैसे स्मार्ट रोड की बात हो रही है, जो आजकल ये हमारा जो दून स्मार्ट सिटी भी कर रहा है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे। क्योंकि देखिए, ये केवल मेरा प्लान नहीं था, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, उन्होंने अपनी एक पॉलिसी जारी की हुई है 2014 में, जिसको नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कहा जाता है। आप कभी, बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ी प्रिसाइज और बड़ी अच्छी पॉलिसी है। उसको भी आप, अनूप भाई, आपसे कभी शेयर करूंगा, पढ़िएगा। तो उसी से थोड़े क्लू लेके मैंने एक स्केच बनाया था, जिसमें हमने ये बताया था कि आप अपनी यूटिलिटी लाइंस जो होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, दूसरे ट्रांसफार्मर वगैरह ये सब होते हैं, और इंटरनेट है, या आपकी गैस लाइंस आने वाली हैं, या और भी कई आपकी वायर्स आएंगी, तो उसके लिए देखिए आजकल अंडरग्राउंड कंड्यूट्स बन जाते हैं। तो उसमें क्या है कि आप को एक रोड खोदने की बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा कि आज बिजली की लाइन के लिए खुद जाती है, कल पानी की लाइन के लिए खुद जाती है। तो ये दून स्मार्ट सिटी जो एक काम कर रहा है, मैं उसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ। और उसको, भले ही वो क्वालिटी से काम नहीं हो पाए, वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन यदि हमें आगे बढ़ना है, अपने शहर को स्मार्ट बनाना है, तो एक ये अच्छा कदम है। तो उसी तर्ज पे मैंने वो प्रपोजल दिया था, और बड़ी खुशी हुई मुझे कि जब वहां पर जो पीडब्ल्यूडी के, और इसी विंग के जो ये काम ले रहा है, जो ऋषिकेश विंग होती है पीडब्ल्यूडी की, जो ये सहदारा रोड का चौड़ीकरण कर रहा है, उसने मुझे बकायदा एक लेटर लिखा कि आपके सुझाव औचित्यपूर्ण है, और इनको जिस समय हम डीपीआर बनाएंगे, जो भी आपने सुझाव दिए हैं कि वृक्षों का पातन ना करें, या अंडरग्राउंड करें उसको, पूरी जो आपकी यूटिलिटी लाइंस हैं, फुटपाथ को चौड़ा करें, उन्हीं पर ग्रीनरी को समाहित कर लें,
और जितने भी उसमें ड्रेन्स, अंडरग्राउंड ड्रेन्स हैं, और वो सब उन्होंने मेरे एक्सेप्ट किए, और मुझे बकायदा जो चीफ इंजीनियर हैं उनकी कॉपी भी मुझे आई कि इसको डीपीआर के समय इसको जैसा भी धन होगा उसको कर लिया जाएगा उस समय। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये टेंडर हुए नवंबर अक्टूबर के आसपास हुए, और जब ये फाइनली अवार्ड हो गया वर्क, तो पता चला कि वो वाले जो प्रपोजल था, मैं जो जिसका मुझे आश्वासन और विश्वास दिलाया गया था, उसको वो दरकिनार कर दिया गया। तो जब उसके बाद हमने मिलने की कोशिश की, कई लोगों के साथ हम गए और इधर उधर हमने मिलने की कोशिश की, तो अनफॉर्चुनेटली वहां पर ये संवाद बिल्कुल हमारा जीरो हो गया, जिसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स हो गया। उसमें कोई किसी ने बोला कि अब तो ये हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसका एक बहुत बड़ा रिपरकशन ये था कि जितने भी जो काउंटेड ट्रीज हैं, जो 205 हैं, जिसमें करीब 1000 के करीब यूकलिप्टस ट्रीज थे, और बाकी बड़े अच्छे जो फॉरेस्ट, आई मीन फलदार या मेडिसिनल वैल्यू या जो बड़े, जो मैंने बताया कैनोपीज बनी हुई है, वो ट्रीज थे, तो वो सारे कटेंगे। उसमें इन्होंने ये बताया कि लेकिन हम एक छोटा सा फुटपाथ 4 फीट का छोड़ रहे हैं, और उसके ऊपर जो थोड़े बहुत पेड़ आएंगे, जो 70 के करीब, 80 के करीब पेड़ है, उनको हम बचाएंगे। तो ये आप देख लीजिए कि 2057 में से 70 पेड़ ये बचा रहे थे, और बाकी सारे इनका कटने का प्लान था। तो अनूप भाई इसमें काफी कोशिश की, और दूसरे ग्रुप के साथ भी काफी बात हुई, लेकिन कोई इसमें ऐसा लग रहा था कि ये डेड एंड हो गया और हम कहीं नहीं है, और ये भी हो गया था कि इसका शटडाउन तक ले लिया गया था, और ये पेड़ 3-4 दिन में कटने वाले थे। तो जब मुझे लगा कि कोई समाधान नहीं है और मेरा प्रपोजल एक्सेप्टेड है, और सेकेंडली उसमें ये बताया गया भाई ये तो शहर के बाहर है, सहसारा रोड, राजपुर रोड अंदर है, लेकिन ये सहसारा रोड बाहर है, तो ये मेरे बात ये हजम नहीं हुई, और ये किसी के हजम नहीं होगी जितनी देहरादून की जनता है। आप एक सर्वे करा लीजिए, वो सहसारा रोड को अंदर मानेंगे, क्योंकि कई अपार्टमेंट्स आ चुके हैं, मॉल्स खुल चुके हैं, उसके अलावा कई सारे स्कूल्स हैं। इतनी ज्यादा ये राजपुर रोड से भी ज्यादा डेंस एरिया है, यदि मैं कहूँ, मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, लेकिन ये निकल के आएगा। तो मुझे लगा कि अब कोई पेड़ों को बचाना इसलिए जरूरी है, जिसकी अभी शायद मैं आपसे थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, आप मेरे से कोई क्वेश्चन इस पे जब हम डिस्कस करेंगे, तो ये मुझे लगा कि कहीं इसका कोई सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। तो जब सारे रास्ते बंद हुए, तो हमें अर्जेंटली मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में जाना पड़ा, और दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें स्टे दिया था, 11 तारीख मई को हमें स्टे मिल गया था, जिसके बाद ये रुके रहे। और फिर इसके बाद एक और डिसीजन आया 22 जून को, जिसमें उन्होंने पार्टली मतलब इस तरीके से उसको दे दिया कि भाई यूकलिप्टिस आप काट दीजिए, क्योंकि यूकलिप्टिस एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होते हैं, ये बहुत सारा पानी पीते हैं, ये ग्राउंड वाटर टेबल का पानी लगभग मतलब कंज्यूम कर लेते हैं और सॉइल को खराब कर देते हैं। और बाकी जो कुछ पेड़ की उन्होंने एक फिगर दी थी 982 ट्रीज, जिनको ट्रांसप्लांट करने की बात हुई, और कुछ नए पेड़ भी लगाए जाएंगे, उन्होंने एक इस तरीके का डिसीजन दिया। अब उस डिसीजन को जब हमने पढ़ा, तो जो पहला डिसीजन अनूप भाई है, यूकलिप्टस ट्री, मैं सही में कोई, हम बॉटनिकल या कुछ स्टूडेंट तो रहे नहीं, लेकिन जब एक डिसीजन आता है तो थोड़ा सा ये जानने की कोशिश की, और डिस्कशन हमारा चलता भी रहता था, जो अपने कई यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ के लोग हैं। तो देखिए इसमें एक बड़ा मिथ है यूकलिप्टस ट्री के बारे में। मैं भी उस चीज में नहीं जाऊंगा कि यूकलिप्टस ट्री हमारे देश में हमें उगाने चाहिए या नहीं उगाने चाहिए, जबकि एक डिस्कशन हो सकता है उस पर। लेकिन यदि ये यहाँ पर लगे थे, और ये जिस तरीके का इनका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, और इनफैक्ट जो अब नई रिसर्च निकल के आ रही है, दे आर वेरी वेरी वाटर इफिशिएंटली ट्रीज। सेकेंडली इनके ऊपर काफी वाइल्ड लाइफ, जैसे बर्ड्स आपके, जैसे ब्लैक काइट्स हैं, भांति भांति की मतलब बर्ड्स हैं। मैं अभी सडनली आपको नाम नहीं गिना पा रहा हूँ, मेरे पे बहुत बड़ी ह्यूज लिस्ट है जो हमने कोर्ट में भी सबमिट करी थी, और कई लोगों से लेके उसका पूरा सर्वे करा के की थी। और साथ ही साथ उसमें देखिए आपका ये भी है कि एक उसके नीचे एक पूरी जो छाया है उसमें आपको मिलती है। और ये जो हमारे आपने एक हीट वेव पे बड़ा अच्छा डिस्कशन किया था, जो मार्च अप्रैल में आने लगी है, तो ये इनको काउंटर करने के लिए एक बहुत इफेक्टिव मीडियम है, क्योंकि इनका मैंने जैसे बताया ट्रांसपिरेशन रेट बहुत कम होता है। जैसे हमें जब गर्मी ज्यादा हो जाती है, हमारे स्टोमक बंद हो जाते हैं और कम पानी हम रिलीज करते हैं, जिससे पसीना, जिससे हमारी बॉडी ठीक रहती है। सिमिलरली इनका भी फंक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है। तो ये अपनी लीव से बहुत कम पानी रिलीज करते हैं, तभी आप देखेंगे कि गर्मियों में हरे रहते हैं। और सेकेंडली इसको एनजीटी में भी डिस्कस हुआ है, देखिए। तो एनजीटी ने भी इसको 2015 में रूल किया था, क्योंकि एक डिस्कशन वहां पर हुआ था कि ये पानी पी लेते, तो ये पता चला कि वो नहीं है, ऐसा नहीं है, दे आर इक्वली इन्वायरमेंटली फ्री।
और इनका वाटर कंजप्शन जो पर बायोमास है इनका, वो कई पेड़ों की अपेक्षा कम है। आशीष भाई सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, तो 2000 पेड़ों में से अभी क्या कितने पेड़ कट चुके हैं, थोड़ा अगर आप हाँ, उसके और नेक्स्ट तो इसमें स्टेप। तो हाँ अनु भाई, बस 1 मिनट में जल्दी से बता देता हूँ। तो जब मुझे ये लगा कि ये डिसीजन जजेस ने जो स्पीकिंग दिया है, ऑनरेबल जजेस ने, मुझे लगा इस पे थोड़े से मेरे हमारे अलग विचार हैं। तो इसके लिए हमने इन लोगों को लिखा था, जैसे पीडब्ल्यूडी और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, कि आप, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। 30 जून को हमने इनको एक लेटर लिखा था, आप थोड़ा रुक जाइए, जब सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई डिसीजन आ जाएगा तब कर लीजिएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 जुलाई से शुरू किया और आज तक ये चल रहा है। और इसमें हमें लगता है इन्होंने 450 के करीब यूक्लिप्टस ट्री काट दिए हैं। और साथ ही साथ जो ट्रांसप्लांटेशन करने थे, ट्रांसप्लांटेशन देखिए, एक अभी इंडिया में बड़ा नेसेंट, मैं कह सकता हूँ, एक्टिविटी है, बड़ी एलिमेंट्री स्टेज पे है। लेकिन आप जितने भी एक्सपर्ट्स को हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से उनको चॉप किया गया है, बिल्कुल केवल तना तना उनका रह गया बड़ा, तो वो हमारा मानना है वो बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। ट्रीज को देखिए, हमें एक लिविंग बीइंग है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लिविंग एंटिटी है। इसको हमें बहुत तमीज से, या कहना चाहिए, या बड़े रेस्पेक्ट से ट्रीट करने की जरूरत है। यदि हमें ट्रांसप्लांट करने भी पड़ेंगे तो हमको इनको पूरा सम्मान देते हुए मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए, और हरेला के पीरियड में जिस समय हम पेड़ लगाने की बात कर रहे थे, और इस पे एक बड़ी ह्यू एंड क्राई हुई, देखिए काफी जनता की, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये हमने, इसके लिए हम अब सुप्रीम कोर्ट चले गए। और भी हमारे, जो मैंने जैसे बताया कि स्मार्ट रोड बनाने की इसकी बात है, या हमने कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स भी दिए थे जो वायबल हैं इस समय, उनका संज्ञान समाओ हाई कोर्ट में नहीं ले पाए नैनीताल में। तो उसके लिए हमने अभी एक और एसएलपी डाली है, जिसे स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं, जिसकी सुनवाई हमारी मंडे को है। उस पर कोई डिसीजन आएगा, उसके बाद जो मान्य होगा, हमें दोनों पार्टीज को मान होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। विस्तार में आपने हमारे साथ में जो पूरा सहस्त्रधारा रोड का चौड़ीकरण है, आपने उसके बारे में हमारे साथ में जानकारी साझा करी। और जब आप आशीष भाई बात कर रहे थे तो आपने एक हीट वेव का जिक्र किया, तो मैं एक जानकारी आपके साथ में भी और जो साझा करना चाहूँगा कि आज या कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत ही बिल्कुल वो परप्लेक्स भी करती है, आश्चर्यचकित भी करती है, खबर ये आई है कि देश के समस्त राज्यों में वर्ष 2022 में सर्वाधिक हीट वेव डेज जो हैं वो उत्तराखंड राज्य में। तो ये बताइए कितनी बड़ी एक, अब उसको क्या कहेंगे भाई, विडंबना ही कहेंगे हम तो। एक पर्वतीय राज्य है, एक हिमालयन राज्य है, हमारे यहाँ पे नदियां हैं, ग्लेशियर हैं, फॉरेस्ट है, तमाम ऐसी चीजें होने के बावजूद उत्तराखंड राज्य में 2022 ये जो वर्ष चल रहा है, इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उससे भी ज्यादा जो हीट वेव्स हैं, हीट वेव डेज, वो उत्तराखंड में निकले हैं। तो ये निश्चित तौर पर आज पूरे विश्व के सामने, खाली उत्तराखंड देहरादून की बात नहीं है, पूरे देश के सामने, विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ते हैं आशीष भाई, और हमने शुरू में काउंटर व्यू की बात करी थी, मैं एक और काउंटर व्यू पर्सपेक्टिव पे आना चाहता हूँ। तो जिस तरीके के साथ में आप जो है पेड़ों को बचाने के लिए उसकी इतनी वकालत कर रहे हैं, उसके बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं, तो इसका काउंटर व्यू ये है कि भाई आप जो है जो बदलता हुआ परिवेश है, आप उसको मानना नहीं चाहते। भाई अर्थव्यवस्था जो है वो आगे बढ़नी जरूरी है, हमारा एक युवा देश है, हमें आगे बढ़ना है। पर्यटन, तीर्थाटन हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण गतिविधि है। और निश्चित तौर पर जब हमारा देश आगे बढ़ेगा, जब हमारी जीडीपी आगे बढ़ेगी, तो लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे, ट्रैफिक ज्यादा होगा। तो जब ट्रैफिक ज्यादा होगा तो सड़कें चौड़ी करने की आवश्यकता है। तो ये, जैसा मैंने कहा, ये काउंटर व्यू है। तो इस काउंटर व्यू को लेकर के आपका क्या पक्ष है? अनूप भाई, आपकी इजाजत तो मैं काउंटर पे काउंटर मार सकता हूँ क्या? अच्छा, एक आप काउंटर पर काउंटर मारिएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक माफी चाहूंगा। मैं एक शिष्टाचार भी है, और माफी ये चाहेंगे कि भाई जो हमारे इतने सारे आपके दोस्त और हमारे जानकार जो है वो इस लाइव को देख रहे हैं, तो राघव शुक्ला जी हैं, कमल देवराड़ी हैं, जसवंत रावत जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है, प्रदीप भाटिया जी हैं, टीएन जौहर साहब, आप बड़े सक्रिय हैं सामाजिक मुद्दों पे, आप सीनियर सिटीजन हैं, हमारे दोस्त अभिषेक,
राघव शुक्ला जी, और उनका एक सवाल भी है, उसको हम लेने की कोशिश करेंगे कि देहरादून जो है वो इंदौर या लखनऊ की तरह क्यों नहीं बन सकता है। तो उनका एक विचार है। प्रदीप भाटिया जी कहते हैं कि भाई जो यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो हैपहैज़र्ड हुआ है, इसलिए बहुत सारे यहाँ पर हमें दुष्परिणाम देखने को आ रहे हैं। संजय भार्गव जी, आपके पड़ोसी और हमारे मित्र, वो कहते हैं कि भाई देहरादून की क्वालिटी ऑफ एयर में भी गिरावट देखी गई है। ऐसे ही करके श्याम पटेल, प्रिया जाडू जी का एक सवाल है कि आशीष जी, में सवाल नहीं है, वो आपसे सहमति जता रही हैं कि मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा है, वहां जनसाधारण के साथ संवाद किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ये होना भी चाहिए। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष जी, वापस सवाल पर लौटते हैं, उस काउंटर व्यू को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि आपने जैसा कहा कि टूरिज्म या ट्रैफिक या इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है अनूप भाई। मतलब यदि हमारे उत्तराखंड में टूरिस्ट आए या सस्टेनेबल टूरिज्म बढ़े आगे हमारा, साथ ही साथ जो ट्रैफिक है एक बड़ा रेगुलर ट्रैफिक हो हमारा, तो मेरा काउंटर ये था कि यदि अभी देखिए बर्फ पड़ेगी आने वाले टाइम में, तो जो कोठाल गेट से लेके ऊपर तक जो जाम होता है, उस पे तो हमने कोई विरोध नहीं किया ना। वो तो एक लेन हुआ था, उसके बाद 2 लेन हुई थी। तो यदि यदि वो वाला हमको टूरिज्म एक्सेप्टेबल है, या सहज धारा में जहाँ 5 से 10 हजार से लोग नहाते हैं और पार्किंग वगैरह कुछ वहां पे समस्या नहीं रहती, आप वहां तक चलिए चौड़ा रोड कर भी लेंगे, वहां पे कुछ डेवलपमेंट वहां पर नहीं हो रहा है। जो भी हुआ है आपने डेवलपमेंट देखा है, तो क्या वो मतलब हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, या अल्टीमेटली एक दिन आके वो कोलैप्स होने वाली है? मतलब मेरा सीधा सा मैं पूछ रहा हूँ। या फॉर दैट मैटर, हम जो टूरिज्म की यदि और बात करें, या मैं देखिए, मैं भी एक रिलीजियस स्पिरिचुअल काफी बिलीव करता हूँ, लेकिन यदि हम 40 से 50 लाख, या ये कल वो फिगर 1 करोड़ हो जाए या 3 करोड़ हो जाए, क्या हमारे पहाड़ हैं उसको सस्टेन कर पाएंगे? क्या वो हीटअप नहीं होंगे ऑलरेडी जो हीटअप हो चुके हैं? या किसी भी तरीके की जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, सॉरी, तो वो क्लाइमेट चेंज का जो अभी थोड़ा सा, कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको नहीं, आप बताऊंगा। प्लीज आप जिक्र करिए क्लाइमेट का। हाँ देखिए, मैं ऐसा है थोड़ा सा इसीलिए लिंक कर रहा हूँ कि हमारा विरोध इस पे नहीं है कि यहाँ इकोनॉमी ना बढ़े, लेकिन हम थोड़ा सा इसको बता रहे हैं कि इसको यदि दूसरे डायरेक्शन में हम टिल्ट करके यदि उस पाथ पे चलें, तो उस पाथ पे जो हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात कर रहे हैं, जो यदि हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए बात करें, तो उसमें तो हमारी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं इस समय। और हमने हमारे उस पर काफी फंड्स भी जनरेट होंगे। और आज की डेट में जो हमारा जो 190 नेशन का कोलैबोरेशन हो रहा है क्लाइमेट चेंज पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी ग्लासगो में गए थे और उन्होंने जो डिमांड की थी, क्योंकि एक नेट जीरो कॉन्सेप्ट की बात आपने अनूप भाई जरूर सुनी होगी कि हमको नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070 तक बनना है। यूएस जो हमारे यूरोपियन यूनियन उसको 2050 तक बता रहे हैं, वेरस चाइना का 2060 तक है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके इंडिया ने बोला कि हम इसको 2070 तक करेंगे, क्योंकि देखिए हमारी इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है। 50% तो आप कह सकते हैं कोल से ही आती है। तो हम तो उससे सहमत है उस चीजों से। लेकिन यदि अब उसको देखिए, वो हमें नेट जीरो यदि अचीव करना है, जो हमारा इंडिया का विजन है और जिसपे सबका एग्रीमेंट भी है और हम सब सहमत है, आप और मैं उस पर या पूरी देश की जनता, तो उसको यदि देहरादून के लोकल लेवल पे यदि ट्रांसलेट करें, मैं अभी उत्तराखंड की भी बात नहीं करूंगा, तो क्या हमारा सबका फर्ज नहीं है कि वो जो नेट जीरो कार्बन इमिशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम सब लोगों का कंट्रीब्यूशन हो, नॉट ओनली एट इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी लेवल, मैं तो कहता हूँ एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उनके लेवल पे, या हमारे जो ऑफिसेज हैं उनके लेवल पे, जो हम कार्बन फुटप्रिंट जो चेक करने की बात करें, मेरा कार्बन फुटप्रिंट क्या है, आपका क्या है, एक किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का क्या है, या कोई एक इंडस्ट्री है उसका क्या है, तो एज ए देहरादून का कार्बन फुटप्रिंट क्या है, तभी तो हम वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे कमिटमेंट दिया है उसको अचीव कर पाएंगे। और ये मान के चलिए, वहां पर जब इंडिया ने ये भी डिमांड किया है, क्योंकि ये देखिए क्लाइमेट चेंज जो जनरेट हुई है ये प्रॉब्लम, ये इंडिया की नहीं है। इंडिया आज भी, मेरा अपना पर्सनली मानना है, हम अभी काफी, हमारा बहुत ज्यादा उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जबकि हम एक थर्ड रैंक पे आ गए हैं जो कार्बन जनरेशन करने के उसमें। लेकिन हमने ये डिमांड की है कि क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो 100 साल 150 साल में जितना हुआ है, उसकी वजह से जितनी कार्बन जनरेशन हुआ है, ये इंडस्ट्रियलाइज नेशंस की प्रॉब्लम है, जो डेवलप्ड नेशंस की। तो उनसे
$1 ट्रिलियन का फंड मांगा गया है जो क्लाइमेट एक्शन के लिए। तो मेरा ये मानना है यदि वो फंड हमें मिलते हैं, और शायद देखिए पूरे ना मिले, उसके 50% भी मिले, तो इस पाथ पे यदि हम चलेंगे, हमारा स्टेट चलेगा, उत्तराखंड चलेगा, या हम एज ए देहरादून की बात कर ले चलेंगे, तो ये जो मेरा, मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था ना, तो ये हमारा एक ना केवल इकोनॉमी बढ़ाएगी ना, और अच्छा सस्टेनेबल टूरिज्म भी बढ़ाएगा। क्योंकि अब हमें वो टूरिज्म पे यदि हम चलते रहेंगे जो अभी चल रहा है, जिसमें कार्बन जनरेशन इज ह्यूज, तो अल्टीमेटली वो जाके कभी ना कभी कोलैप्स होगा। तो ये अभी दिस इज द राइट टाइम, अभी हम उस मुहाने पे खड़े हैं कि अभी हम वापस आ सकते हैं और एक दूसरे अच्छे पाथ पे चल सकते हैं, जो सस्टेनेबिलिटी की बात हम करते हैं। नहीं तो ये इरिवर्सिबल मोड में हम चले जाएंगे, यदि जो हमारे, यदि माउंटेन्स हीट अप हो गए, और ये वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स हैं कि जो हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, या हमारी जो फॉरेस्ट फायर्स हो रही है, देखिए आपने हीट वेव की बात की, लेकिन यदि आप डेटा उठाएं, हमारी फॉरेस्ट फायर की इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी अहम बात है कि हमारी वाइल्ड लाइफ खतरे में है। भले ही हमारी कल इंटरनेशनल टाइगर डे था, उत्तराखंड की जो टाइगर्स की पॉपुलेशन हमारी 452 पहुंची है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखिए फॉरेस्ट के बाइफर्केशन हमको बंद करने पड़ेंगे। और एक एक ग्रीनरी में चाहे एक ही पेड़ हो, यदि वो बचाएगा, मैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है वो कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। तो जब तक बिल्कुल ही इसेंशियल ना हो, हम उसको ना काटें या उसे ना शिफ्ट करें। तो देखिए, क्योंकि ये एक बड़ा, हमारे जो फॉरेस्ट हैं ये नेचुरल कार्बन एब्जॉर्बर है। इनके लिए आप विदेशों में जहां पर ट्रीज नहीं है, वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके कार्बन एब्जॉर्ब करने के प्लांट्स लगा रहे हैं, और हमारे पास एक, मतलब कहते हैं ईश्वरी देन है जो उत्तराखंड की, और हम उनको नष्ट करने पे तुले हुए हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि अभी हमें डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। टूरिज्म, यदि हम सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ बढ़ेंगे, जो कार्बन फुटप्रिंट चेक करते हुए अपना बढ़ेंगे, तो मेरा मानना यह है कि हमारी इकोनॉमी इससे कई तेजी से बढ़ेगी। लेकिन यदि हम ये माने कि हमें सड़क केवल चौड़ी करके ही हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट होगा, तो देखिए जितनी सड़क चौड़ी, मेरे पास कई सारी फोटो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कि जो आपके 12-12 लेन के रोड भी आज की डेट में चौक हो रहे हैं। क्योंकि एक, हमारे दोस्तों से बात होती रहती है कि जितना आप चौड़ा रोड करेंगे उतना ट्रैफिक का उसमें इंडक्शन होगा। तो बेसिकली रोड विड्थ एंड उस पर जो ट्रैफिक आना एक जो इंड्यूस होता है, वो एक मतलब रियल बात है। तो जितना आप रोड चौड़ा करेंगे उतना ही वहां पे ट्रैफिक जाम होगा। आइडिया ये है कि हमको कुछ और तरीके लाने चाहिए, जैसे कोई एक एक्सप्रेस वे है, या हम उसको एलिवेटेड रोड्स की बात करते हैं, हम कर सकते हैं। और मेरा उससे भी हटके जो टूरिज्म है, मैं आपको 2016 की मैंने एक बड़े मुखर रूप से लिखा था कि हम अपने मसूरी या नैनीताल, ये जो है, उसमें रोपवे को कराएं। क्योंकि इस समय टाइम, अनूप भाई, ये आ गया है कि वी हैव टू मूव पीपल नॉट व्हीकल्स। ये मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर यदि थोड़ा सा विचार हो कि हमें व्हीकल्स ले जाने की जरूरत नहीं है, पीपल ले जा सकते हैं आप। तो मास ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। शायद मैं मेट्रो का जो आ रहा है, या दूसरे, हम जो इलेक्ट्रिकल बस की बात कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रिकल बस अगेन वी आर चार्जिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, उनको सोलर से चार्ज कर पाए। इस तरीके की मेरे पे कई टेक्नोलॉजीज हैं जो इवॉल्विंग है, जो दूसरे कंट्रीज में है। यदि उत्तराखंड उनको अडॉप्ट करने शुरू कर दे, और हमारा, जैसे मैंने बताया, नेट जीरो लेवल का कंट्रीब्यूशन देहरादून का या उत्तराखंड का एक अच्छे लेवल पे आ जाए, तो ये तो हमारे जो टॉप जो लीडरशिप उसको सब कर रही है, जो वहां पर बाहर जाके जो हमारी COP26 ग्लासगो में बोला है, ये उसी को सपोर्ट करेगा। मेरा इतना ही, मैंने काफी ज्यादा बोल दिया, पर मेरा नहीं, आपने बड़ा, पूरा ओवरऑल वही देखिए फोकस वही आपने है। कई सारी चीजें बोली। देखिए पहली बात तो मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आपने काउंटर पे बड़ा सॉलिड काउंटर मारा। थैंक यू सर। तो ये है। और जो मुझे आपकी बात समझ आई भाई, आप ये कह रहे हैं कि आप पक्षधर हैं विकास के। ऐसा नहीं है कि आप विकास का समर्थन नहीं कर रहे। आपकी जो सिर्फ सोच है, ये जो आपकी मांग है, आपकी चिंता है, वो सिर्फ ये है कि जो विकास का मॉडल निकल करके आए, वो जिसे हम एक सस्टेनेबल मॉडल कहते हैं, एक सतत विकास का मॉडल कहते हैं, तो वो आपकी परिकल्पना है और आपकी चिंता अपनी जगह निश्चित तौर पर वाजिब है। कि भाई आज अगर इतने सारे लोग आते हैं, तो कल अगर इतने आते हैं, तो जो कैरिंग कैपेसिटी की पूरी बात है, उसको लेकर के जो आपने बोला, तो वो बढ़िया बात रही आशीष भाई। और मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, मैं फिर एक बार कमेंट्स पढ़ रहा था, और सबसे पहले तो मैं असल में राघव जी ने कुछ और लिखा था। एक्चुअली उनका बहुत बड़ा कमेंट था, क्योंकि टाइम नहीं था इसलिए मैं एक ही लाइन पढ़ पाया।
एक्चुअली उन्होंने इंदौर और लखनऊ का भी जिक्र किया, लेकिन राघव जी मेरा निवेदन आपसे रहेगा, क्योंकि आज हम देहरादून को लेकर बात कर रहे हैं, तो हम आपसे मैं क्षमा भी चाहूंगा कि क्योंकि फिर हम थोड़ा दूसरी दिशा में चले जाएंगे, क्योंकि आपका सवाल था कि क्या देहरादून और इंदौर और लखनऊ, क्या तीनों का सेम डेफिनेशन हो सकता है डेवलपमेंट का, क्या सभी शहरों की सेम टेम्पलेट हो सकती है? तो फिर आपने अपने कुछ विचार साझा किए हैं, तो मैंने आपका कमेंट पूरा का पूरा पढ़ लिया है, जो कि काफी लंबा था। तो ये आपने बोला है। इन द मीन टाइम हमारे को ईशा जी का भी एक सवाल आया है, TN जौहर साहब भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चूंकि हमें काफी समय हो गया है आशीष भाई, और हमें समाप्त भी करना है इस लाइव को बात करते हुए, तो मेरे चंद आखिरी 1 या 2 सवाल हैं, मैं उसको एक साथ क्लब करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आज का हमारा विषय है विजन फॉर दून। देहरादून को लेकर के आपका सपना और आपकी सोच। तो संक्षिप्त में अगर आप विजन बता पाएं कि आपका क्या विजन है। दूसरी बात, एक जो और बात निकली है आज हमारे संवाद में, और प्रिया जादू जी ने भी उसका जिक्र किया है कि भाई हमें जन साधारण के साथ में संवाद किया जाना, तो जो सिटीजन पार्टिसिपेशन, तो विजन, सिटीजन पार्टिसिपेशन, और उसी के साथ में एक संवेदनशील देहरादून का नागरिक होने के नाते आपकी क्या अपील रहेगी देहरादून के लोगों से? तो ये 3 चीजों को आशीष जी अगर आप समराइज करते हुए अगर एक साथ आंसर कर सकते। धन्यवाद अनूप भाई। मैं इसको, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है विजन का, लेकिन मैं, जब आपने मुझे कल बताया कि एक डिस्कशन होगा, तो मैंने इनको कुछ 4-5 पार्ट्स में बांट लिया है। और मेरा आग्रह रहेगा जो देख रहे हैं, यदि, और आप एक लीडरशिप उसमें है कि आप क्योंकि कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, तो इसका एक डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं सबके विचार लेके। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो मेरे जितने भी मुझे समझ में आता है। देखिए, फिर मैं इसको नेट जीरो कार्बन इमिशन से लिंक करके ही, उसमें देखिए सब सब आता है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम ये एक विजन लें कि हम अपना जो एम्बिएंट टेम्परेचर है देहरादून का, उसको हम 32-33 पे लाएं। अब मैं चाहे अगेन फिर पास से कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारा विजन है। ये हमारा विजन होना चाहिए कि अब उस टेम्परेचर को डाउन करें। तो इससे देखिए, चाहे हम सोलर, रूफटॉप सोलर की बात करें, या हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, या आजकल हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल जो ऑपरेटेड व्हीकल्स आने वाली हैं, तो किसी तरह हीट को रिड्यूस करने वाली बात होनी चाहिए। ट्रैफिक ट्रैफिक को रेगुलेट करें, हम उनको बाइफरकेट करें, या कुछ लगाम भी लगाएं। हम यदि जो एक एक गाड़ी में यदि एक आदमी निकलता है, क्या हम सोच सकते हैं उसके लिए? तो मेरा पॉइंट ये है कि हम किस तरह से हीट कम करें। सेकंड, इस पे यह रहना चाहिए, इससे क्लाइमेट चेंज से एक बहुत बड़ा समस्या आ रही है जिसपे हम कम बात करते हैं। इस समय देखिए, पानी बरसता है तो इतना ज्यादा बरसता है, हम उसको कंजर्व भी नहीं कर पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम, जो ऑफ पीरियड में आप देख रहे हैं कि आपकी ग्राउंड वाटर टेबल दिन पे दिन नीचे जाती जा रही है। और ये कई मेट्रोज का हाल है। जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट ये बोलती है, जो नीति आयोग, कि आने वाले 5-6 साल में कई मेट्रोज में पानी नहीं रहेगा, और देहरादून भी उससे अछूता नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम कंजर्व करें वाटर, ये मेरा एक विजन का सेकंड पार्ट है। थर्ड, हमारा, इसको हमें स्मार्ट एंड इफिशिएंट बनाना पड़ेगा। देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे मैं कमेंट देखता रहता हूँ, लोग उस पर काफी मजाक उड़ता है, मॉकिंग होती है। लेकिन मेरा मानना है कि स्मार्ट जो सिटी का कॉन्सेप्ट है, अपने आप में कॉन्सेप्ट अच्छा है। उसके प्रॉब्लम आ रही है हमें एग्जीक्यूशन में। शायद क्वालिटी हम इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे, चाहे पल्टन बाजार देखें या कुछ परेड ग्राउंड के आसपास देखें, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा है। उसमें ग्रीन बिल्डिंग्स का जो इनका कॉन्सेप्ट है, देखिए अब उसमें देरी हो रही है। हमारी ग्रीन बिल्डिंग्स हमको पूरे शहर में बनानी पड़ेंगी। आपकी पोस्ट एक मुझे याद है जिसमें आपने लिखा था, वाटर कंजर्व करने के लिए कुछ पहले हमारे घरों के आसपास बजरी होती थी। तो होता क्या था, जो घरों से पानी निकलता था, वो पानी बाहर कम जाता था, वही पानी तो अभी आके हमारा जो सड़कों पे भराव कर रहा है। तो ये हमने जो एक, मेरे को एक मौका मिला ग्रीन बिल्डिंग का ओएनजीसी में बनाने का, हमने एक उसमें एक रिजोल्यूशन ये था हमारा कि एक बूंद पानी उस कैंपस, जो बैटरी लिमिट बोलती है बिल्डिंग की, उससे बाहर नहीं जाएगा। एंड दैट इज बीइंग अचीव्ड मोस्टली। तो ये चीजें हमको करनी पड़ेंगी। चौथा, तो एक फिर क्लीन एंड हेल्दी, जिसमें शायद राघव जी का भी पॉइंट आ जाएगा, हमको जो वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमें केवल कूड़े को उठा के लैंडफिल में भेजने, उसमें भी एक बड़ा हमारा कार्बन फुटप्रिंट जनरेशन होता है, कार्बन इमिशंस होते हैं। हमको, जैसे आपने भी अभी एक काफी कैंपेन्स की, हम लोग इसको जो अपने ग्रुप के साथ मिलकर हम 3-4 साल से कर रहे हैं, यही अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप घर पे वेस्ट को अलग अलग करें और रिसाइकलिंग करें या रिड्यूस करें उसको।
और हमने जो इको ब्रिक्स वगैरह के कॉन्सेप्ट निकाले हैं जो प्लास्टिक वेस्ट के, वो इसी पे हैं। तो आइडिया दूसरा ये है कि इसमें एक मीथेन इज ऑल्सो वन अनदर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस जो इससे भी खतरनाक है, तो उसको वेस्ट को यदि हम रिड्यूस करेंगे तो वो भी कम होगी। सिमिलरली एक हमें देखिए बेटर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करनी चाहिए अभी, कि देहरादून में जैसे मुझे लगता है कि पूरा पास देख के हम हैप्पी फील करते हैं, बट अब पता नहीं उस सर्वे का कोई लोग विरोध करते हैं, लेकिन देखिए हम 148 पे हैं फिनलैंड और जो डेनमार्क और स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के अपेक्षा। तो क्या हम देहरादून में कोई एक हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर सकते हैं इंडिविजुअली, या कुछ सिटीज का कंपटीशन हो सकता है? तो ये जब सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ यदि हम इनको नेट जीरो से लिंक करेंगे तो ये हमारा हेल्दी सिटी भी होगा। साथ ही साथ जो हमने एक हेरिटेज सिटी की बात करते हैं, देखिए अभी क्या हो गया कि देहरादून की एक कम कैपेसिटी है, यदि हम सारा का सारा जितनी पॉपुलेशन यहीं पे बसाते चले जाएंगे तो ये कभी हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा बढ़ ही नहीं सकता। विदेशों में मैंने जहां देखा है, एक दो बार मेरा जाना हुआ, कि वो पुराने सिटी को टच नहीं करते, वो एक बैरन लैंड पे एक स्मार्ट सिटी जैसे या पूरी हाई फाई पूरा सिटी बनाते हैं और उसको एक अच्छे स्पीड वे से कनेक्ट कर देते हैं। न्यू दून, न्यू दून बनाया, लेकिन अब पंगा हुआ है कि इन्होंने जब दून बनाने की कोशिश की तो उसमें ट्री गार्डन में घुस गए, अब फिर कहीं साल के जंगल में घुसने की बात चल रही है। भाई आप कहीं ऐसी लैंड देख लीजिए ना जहां पर थोड़ा सा कम मतलब ग्रीनरी हो, मिल जाएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, तो वहां बनाए बढ़िया, वहां पे आप ये अच्छा। दूसरा क्या है, ये सारी फॉल्ट जोन है। अभी हम अर्थक्वेक जो डिजास्टर डिपार्टमेंट है यहाँ का, रिलीफ डिपार्टमेंट, उससे बात करेंगे तो डिजास्टर प्रोन है ये। सहजदारा रोड और आपका राजपुर रोड ये बड़े फॉल्ट में है, और किसी भी समय आप किसी एक्सपर्ट से पूछ लिए आ सकता है। तो लेट अस, और कभी अब जो हम 9 स्टोरी बना रहे हैं और चौड़े करके हम शायद 12 स्टोरीज के भी क्लियरेंस दे देंगे, जिस समय बिल्डिंग कोलैप्स होती है वो रोड पे आके पूरे रोड ब्लॉक कर देगी, तो आपका कोई उस पर बढ़ ही नहीं पाएगा कोई भी मेरा रेस्क्यू ऑपरेशन। तो आइडिया ये है कि आप बाहर ले जाइए, वहां पे कनेक्ट कीजिए, वहां पे आप बनाइए ना 25 स्टोरी 40 स्टोरी, सब टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, उसको मॉडर्न बनाइए, मॉल्स भी खोलिए, सब कुछ खोलिए, जनता जाएगी वहां से आ जाएगी। अब यहाँ बसाने का मेरे को तो कोई और चीज समझ में नहीं आता। तो ये है मेरा विजन। और दूसरा ये है कि लास्ट में मतलब मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा हम, देहरादून एक आर्ट लवर्स का वो सिटी रहा है, यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए, कुछ वार्ड वाइज हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, प्ले ग्राउंड हो। अभी हमारे पूरे शहर में ही अच्छे ग्राउंड नहीं, कोई नहीं है, कोई स्टेडियम एक दो बन रहे हैं, उसमें सारा शहर के बच्चे आके खेलते हैं, उनको खेलने को नहीं मिलता। क्यों नहीं हम एक वार्ड वाइज कुछ प्ले ग्राउंड बनाए, डिस्पेंसरीज बनाए? देखिए डिस्पेंसरी नहीं है, क्यों एक वृद्ध को यहाँ से उठ के यदि दून हॉस्पिटल जाना पड़ता है, चाहे एक पैरासीटामोल की गोली लेने जाना पड़े, क्या उसको अपने घर पे नहीं मिल सकती, या उसके आसपास कोई डिस्पेंसरी नहीं बन सकती? इस तरीके की चीजों पे मेरे ख्याल काम करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ेगा, और नेट जीरो जो हम बात कर रहे हैं वो भी मीट करेगा। तो मेरा ब्रॉडली ये विजन है, मैंने ज्यादा बता दिया। और इसके लिए देखिए पब्लिक संवाद की आपने जो बात की, एक बड़ा अच्छा पोर्टल है, मैं भी उसकी बड़ी तारीफ करता हूँ, सीएम पोर्टल जो बनाया है उस पर देखिए रिजोल्यूशन होता है। लेकिन अब कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए चाहे सहसारा रोड के पेड़ कटने की बात हो, या कोई अभी जल भराव हो रहा है, या गड्ढे पड़े हुए हैं पीडब्ल्यूडी के कई सड़कों में, वो चलिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं मानसून में ठीक करने का, लेकिन मतलब हर चीज के लिए हमें चीफ मिनिस्टर या किसी बड़े मंत्री पे जाने की क्या जरूरत है? जो हमारे यहाँ वार्ड पार्षद हैं, इनको जरा हमको कुछ ट्रेन करना पड़ेगा, या कुछ हमें नई क्रीम अगली बार लानी पड़ेगी। इनको शायद हमें पॉलिटिकल पार्टी से हटा के कुछ क्वालिफाइड लोगों को लाना पड़ेगा, कि वो मतलब लोकल लेवल पे इस तरीके के लोग रहे जो इन चीजों को विलिंगली हैंडल कर सकते हैं। अब हम हर चीज के लिए देखिए चीफ मिनिस्टर पे इतना मतलब इम्प्रैक्टिकल बात है कि हर चीज वो कैसे एक गड्ढे भी देगा, आप उसको उनको नहीं, पूछते हैं। गली मोहल्ले की चीजों को लेकर के हम मुख्यमंत्री पोर्टल तक नहीं जा सकते, आपका ये कहना है? तो और कुछ कहना चाहेंगे आशीष भाई आप या? थोड़ा ये जो संवेदन बनाए, संवेदनशील बनाए। अब देखिए ये सहसारा रोड की बात करें, अब अभी भी ये करीब 10-15 दिन से कुछ बच्चे हैं वहाँ पे, लेडीज हैं, आईटी पार्क पे कुछ पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं। अब मैं फिर यही कहता हूँ, कोई तो आके उनको बता दे, कोई नीचे का ही आदमी आके कि भाई किसी को हमने सुन ली है, ठीक है हम पूरी कोशिश करेंगे, इतना ही बोल के चले जाए। वो पूरी बारिश में वहां पे चल रहा है लेकिन कुछ सुनने वाला नहीं है, तो ये हमें बुरा लगता है। और मैं तो देखिए मेरी आप पुरानी पोस्ट पढ़ेंगे, अभी तो मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल बात ही कर देता हूँ। मैं तो पूरा मोदी जी का सपोर्टर रहा हूँ, कई इश्यूज में मैंने उनका सपोर्ट किया है, लेकिन आज की डेट में मेरी हालत हो गई कि धोबी का ना घर का ना घाट का, क्योंकि मेरे अपने दोस्त जो हैं बचपन के दोस्त, वो दुश्मन बन गए, यार तू तो उन्हीं के इश्यूज की तारीफ करता रहता है, क्योंकि मेरा मैं इशू बेस्ड एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन दूसरे जो हैं वो मुझे कम्युनिस्ट कहने लगते हैं। तो मैं तो अनु भाई कहीं बीच
का भी नहीं रहा। लेकिन मेरा मेरा अभी भी धारणा है कि मैं तो जो चलना चाहता हूँ, एक इशू पे बात करना चाहता हूँ। इशू अच्छा है तो उस पर चाहे कोई भी हो हम बात करेंगे और कहीं तक जाएंगे। ये सहस्त्रधारा रोड का इशू मुझे लगता है कि इसको बिना पेड़ काटे इसको चौड़ीकरण इसका किया जा सकता था, चौड़ा भी होता रोड, और इस पे आपके पेड़ भी बचे रहते, और बड़ा इस पे जो पेडेस्ट्रियंस को चलने को मिलता। साइकिलिस्ट की बहुत बड़ी डिमांड है इस समय। वो चाहते हैं कि हमें एक सेफ रोड मिले। बुजुर्ग कहाँ चलेंगे अनूप भाई, जिस हम ये 4 लेन सिटी के बीच में से बना देंगे वो कहाँ जाएंगे, उनके बारे में भी सोचिए। तो ये कोई संवाद करने के लिए कोई एक छोटा नीचे लेवल पे सिस्टम बनना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नीचे लेवल पे, क्या पार्षद या एमएलए के लेवल पे हो, वो आए सुने और जितना इसको हो सके करें। तो ये शायद ये वाला मिसिंग है। नहीं, सीएम आपने पोर्टल तो बहुत बहुत अच्छी की है, पर ये नीचे वाला मिसिंग है, ये आपने मेरा लगता बहुत है। सारे थॉट्स शेयर किए अपने विजन को लेकर के, और जैसे आपने जो क्लाइमेट पूरी रेजिलियंस को लेकर के बात करी, और एक जो आपकी बात रही कि भाई हम पूरे जो भी अपना सोच बढ़ाएं, आगे बढ़ें, वो क्लाइमेट के इर्द गिर्द बढ़े। तो जब हमारा वो मुख्य ध्येय ध्येय होगा तो फिर चीज़ें जो हैं पटरी पर लौटेंगी। उसके अलावा आपने बहुत सारी और आपने सुझाव भी दिए हैं, और आपने उस सुझावों के साथ में जो, क्योंकि आपकी जो चिंता है, जो आप देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं, उसी के आधार पर जो आपने सुझाव दिए। उदाहरण के तौर पर आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी कि भाई जो हमारे काउंसलर्स हैं, पार्षद हैं, उनकी कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है। सहजारा रोड के बारे में आपने बताया, तो इतनी सारी चीज़ें आपने शेयर करी। तो आशीष भाई, हमें लगभग 1 घंटा होने वाला है, और आपकी मेरी जो पहले बात हुई थी, हमारा ये था कि भाई हम कोशिश करेंगे 30, 35, 40 मिनट में इसको रैप जी अप। जी, बिल्कुल कहा था आपने। लेकिन जाने से पहले एक तो देखिए, हमको सबको थैंक्स कहना चाहिए ऑफ कोर्स। तो प्रीति रौतेला जी ने कहा ऑल द बेस्ट फॉर द हियरिंग ऑन फर्स्ट। आशीष जी, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। प्रदीप भाटिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इतने सारे कमेंट्स आपके आ रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित मंगाई जी, ग्रेट गोइंग सर, थैंक यू फॉर दैट। नीना रावत जी का कहना है कि आशीष जी से अनुरोध है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आम जनता के लिए और खुलकर अपने विचार साझा करें। ये आपने लगभग 10-15 मिनट पहले बोला था। आशीष जी ने अभी बड़ी खुलकर के जो है अपने विजन के माध्यम से देहरादून शहर कैसा होना चाहिए, उन्होंने जो अर्थक्वेक को भी लेकर के, और मैं उनकी बात से सहमत हूँ, मैं अपनी सहमति जताता हूँ कि अगर एक छोटे से कैशमेंट एरिया में ही हमारा सारा दबाव पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर ये देहरादून शहर के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। हम सबको इसको लेकर के आगाह होने की आवश्यकता है। तो इसमें मैं आपके साथ में हूँ। और सिंधुजा जी गर्ग ने, उनके भी कमेंट्स थे, वी आर कटिंग ट्रीज लीडिंग टू लैंडस्लाइड्स। तो उनकी अपनी चिंता है। टीएन जौहर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे अपने थॉट शेयर किए रिवर एनक्रोचमेंट को लेकर के, और सेस्मोलॉजिकली जो आपकी कंसर्न्स हैं, आप स्वयं वाडिया इंस्टीट्यूट में कार्यरत थे, वहाँ से आप रिटायर हुए हैं। और ईशा जी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा हमारे पास समय तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आशीष जी ने आपके सवाल का कोई जवाब दिया, हाउ कैन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बी अचीव्ड। और राघव जी, जो आपका जो बिंदु था, मैं माफ़ी चाहूँगा, उसको भी हमने अब कवर किया है। तो आशीष भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। आज वीकेंड है, और तो बस आपको थैंक्स कहने का टाइम बाकी रह गया है। तो आई हैव रियली एंजॉयड लिसनिंग टू यू एंड वांट टू थैंक यू, और तमाम साथियों को, दोस्तों को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, हमें सुना। आपके कोई कमेंट होंगे यूट्यूब में, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा उसे। आशीष जी और मैं, विशेष तौर पर आशीष जी, क्योंकि वो सेंसिटिव हैं, वो निश्चित तौर पर आपको रिप्लाई भी करेंगे आपके कमेंट को। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, एंड अ वेरी नाइस वीकेंड टू आप सभी के अनूप लिए। भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझको आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, और खासकर मुझे आपके साथ बैठकर बात करने में एक जो खुलापन और फ्रीनेस जो होती है वो यहाँ पे भी मिली इस डिस्कशन में। और मतलब आई एम रियली ये, ग्रेटफुल टू यू कि ये मैं आपके माध्यम से कुछ अपनी बातें देखिए, एक ये समझा पाया। संवादों की श्रृंखला जारी रहे। भाई, देहरादून शहर के अच्छे लोग हैं, हर कोई चाहता है कि देहरादून शहर जो है बेहतरी की तरफ बढ़े। तो सरकार से भी एक आग्रह है, सरकार की एजेंसी से, कि भाई वो भी देहरादून शहर के आशीष जी जैसे और बहुत सारे और ऐसे नागरिक हैं जो कि यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, करते हैं। तो अगर कोई ऐसी व्यवस्था बन सके कि आप इन्हें जोड़ सकें, तो आशीष भाई, वंस अगेन गुड बाय, एंड थैंक यू अनूप फिर भाई। इसको क्लोज करते हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन टू एवरीवन। थैंक यू सो मच अनूप भाई, थैंक यू।